स्टूडेंट्स, हम लोग आज केमिकल काइनेटिक्स के रासायनिक बलगति के वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, उसके नोट्स मैंने आपको सेंड भी कर दिए हैं। हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपकी बुक में जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चन आंसर हैं उनमें पहले मल्टीपल चॉइस वाले हैं, उसके बाद एक एक लाइन वाले हैं, फिर लघुचात्मक फिर निबंधात्मक। जिस प्रकार से आपको नोट्स में भेजे गए हैं हम उसी प्रकार से आपको नोट्स के हिसाब से न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो सबसे पहले अपन मल्टीपल चॉइस वाले लेते हैं, बहुचयनात्मक प्रश्न। उसमें हमारा पहला प्रश्न है, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? हमने नोट्स में पढ़ लिया है। एक प्रश्न दूसरा है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु 69.3 सेकंड है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और उसके लिए आपको किसकी वैल्यू दी गई है? टी हाफ। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ की वैल्यू आपको दी गई है, वो है 69.3 सेकंड। आपसे पूछा गया है इसका वेग स्थिरांक कितना है। इसके लिए आपसे क्या पूछा है? k1 की वैल्यू पूछी गई। प्रथम कोटि की अभिक्रिया दे रखी है, टी हाफ दे रखा है, k1 पूछा है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है पता है आपको? टी हाफ बराबर 0.693 पॉइंट अपॉन k1। ये हमारे पास क्या है? फॉर्मूला। इसमें हमें टी हाफ की वैल्यू दे रखी है, चाहिए क्या? k1। तो क्या हो जाएगा? k1 बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू रख दीजिए आप 0.693 बटा टी हाफ की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 69.3 सेकंड। तो k1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए संख्यात्मक मान तो बराबर है दोनों के, पॉइंट का फर्क है। यहाँ 3 अंकों के बाद है, यहाँ 1 अंक के बाद, 2 अंक हो गए, 100 बच गए, तो 10 की घात -2, जिसको मैं क्या भी कह सकता हूँ? 100 सेकंड इनवर्स। सेकंड ऊपर चला गया, तो k1 का मान कितना आ गया? 10⁻² सेकंड इनवर्स। डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा था इसको। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु 480 सेकंड है, तो वेग स्थिरांक कितना होगा? इसीलिए नेक्स्ट पैटर्न एक और सवाल दे रखा है, वो है कि हमारे पास टी हाफ की वैल्यू है और वो कितनी दे रखी है? 480 सेकंड। 480 सेकंड। आपके लिए क्या पूछा है? k1 पूछा है। आपको k1 की वैल्यू चाहिए, तो यही का एक फॉर्मूला लग जाएगा उसमें, ये वाला। तो k1 = 0.693 अपॉन टी हाफ। वैल्यू रख दीजिए 693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 480 सेकंड। 480 सेकंड। जो भी आंसर आएगा इसका अपन गुणा भाग करके जो आंसर निकालेंगे, जिसको मैंने x मान लिया, आंसर किस में आ जाएगा? सेकंड इनवर्स में। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन जो है वो एक ही प्रकार के क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है
1/2 और b की पावर 2। एक अभिक्रिया थी, a और b मिलकर क्या बना रहे हैं, p। उसके लिए वेग नियम आपको सवाल में दिया गया है। उसने पूछा है कोटि, क्या पूछी उसने, कोटि। आपसे कोटि का मान पूछा है, इसकी कोटि कितनी होगी। तो मैंने आपको एक कोटि की परिभाषा बताई थी कि किसी अभिक्रिया के लिए निर्धारित वेग समीकरण में, वेग नियम में सांद्रता के पदों के घातांकों का योग क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। तो कोटि के लिए हम सांद्रता के ये पद है, इनके घात कितने हैं, 1/2 + 2 का क्या कर लें, योग कर लें। तो कितना योग हो जाएगा, 3/2। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह हम वेग नियम से कोटि ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद एक नए पैटर्न के सवाल देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा है x का y में रूपांतरण एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। सवाल ये कह रहा है x का किसमें चेंज, y में। उसने एक समीकरण दी है हमें, x किसमें चेंज हो रहा है, y में। और इस अभिक्रिया की जो कोटि बता रहा है वो कोटि कितनी है, सेकंड ऑर्डर। कोटि कितनी है अभिक्रिया की, सेकंड। x का y में रूपांतरण एक ऐसी कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। वो कह रहा है कि मैं x की सांद्रता 3 गुनी कर दूं, x की सांद्रता कितनी कर दूं, 3 गुनी। तो y के निर्माण होने के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो कह रहे हैं x की सांद्रता, x की जो सांद्रता है वो पहले से उसने कितनी कर दी, 3 गुना। 3 गुना करने पर वेग कितना गुना, वेग कितना गुना होगा। तो प्रश्न क्या है हमारे पास, x का y में रूपांतरण एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। वो कह रहा है इस अभिक्रिया में यदि मैं x की सांद्रता पहले से कितना गुना कर दूं, 3 गुना। जितनी थी पहले सांद्रता वो ठीक है, उसके बाद सांद्रता को मैं 3 गुना कर दूं तो वेग कितना गुना बढ़ जाएगा, कितना गुना कम हो जाएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ऐसे सवालों में आपको एक फिक्स पैटर्न अपनाना है। क्या, अगला इस अभिक्रिया की कोटि कितनी बता रहा है, सेकंड कोटि। तो आप सेकंड कोटि के हिसाब से इसका वेग लिख लीजिए। देखिए वेग बराबर k, किसकी सांद्रता, x की सांद्रता, और कोटि कितनी बता रहा है, सेकंड। तो पावर कितनी, 2। हमने कहा था ना परिभाषा में, जितनी कोटि की अभिक्रिया है उसका वेग सांद्रता की उतनी घात के समानुपाती लिखते हैं। यदि कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती। ये पैटर्न आप लोग समझिए, इसी पैटर्न पर अपन 2-4 सवाल करेंगे। इसने कहा x की सांद्रता पहले से कितना गुना कर दूं, 3 गुना। तो वेग कितना गुना हो जाएगा। तो मैंने एक समीकरण लिख ली, इस अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखा है मैंने, वेग बराबर k, x की सांद्रता पर पावर कितनी लगाई है, 2। 2 क्यों लगाई है, क्योंकि अगला क्या कह रहा है, कैसी कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि। अब इस सूत्र में हम पहले क्या रखेंगे, देखो पहले क्या था, पहले सांद्रता थी उससे 3 गुना बढ़ाई है। तो पहले की सांद्रता कितनी मान लो, 1 इकाई मान लो, फिर 3 गुना बढ़ा देंगे, तिहाई मान लेंगे, 3 गुना कर देंगे, यही क्या 3 गुना। तो पहले की सांद्रता मैं कितनी बता दूं, x की वैल्यू कितनी रख दूं मैं, 1। तो पहले कितनी सांद्रता मान ली मैंने, इकाई। रखो मान इसके अंदर, वेग बराबर k, ये लो साहब x की सांद्रता कितनी रख दी मैंने, 1। पहले को कितना मान लिया, 1। पावर कितनी, सेकंड। तो देखिए क्या आ जाएगा, वेग बराबर k, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। समीकरण नंबर 1 क्लियर है। अब क्या कह रहा है, बाद में सांद्रता उसने क्या कर दी, 3 गुनी। बाद में
का स्क्वायर, स्क्वायर तो है ही समीकरण में। तो ये हो जाएगा वेग बराबर 3 या 9, 9 गुना के, समीकरण नंबर 2। आप तुलना कीजिए इसकी समीकरण 1 व 2 की तुलना। समीकरण 1 में 2 की जब आप तुलना करेंगे तो देखिए पहले वेग कितना था, k के बराबर, अब कितना गुना हो गया 9k, मतलब वेग कितना गुना बढ़ जाएगा, वेग बढ़ जाएगा 9 गुना। वेग कितना बढ़ जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा जब आप सांद्रता पहले से कितना कर देंगे, 3 गुना। अब तब कोटि कैसी होगी, द्वितीय कोटि। क्लियर है। इसी टाइप के हम और सवाल भी अभी देखेंगे। इसी टाइप के और सवाल पहले अपन देख लेते हैं। प्रश्न है हमारे पास, किसी अभिक्रिया के लिए, एक अभिक्रिया है वो आपको द्वितीय कोटि की बता रखी है। अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिकारक की सांद्रता दुगनी कर दी जाए और आधी कर दी जाए। इसी अभिक्रिया में वो कह रहा है कोई अभिक्रिया हमारे पास कितनी कोटि की, द्वितीय कोटि की, क्या फर्क पड़ेगा वेग पर जब मैं सांद्रता दुगनी कर दूंगा या आधी कर दूंगा। अभी हमने क्या किया, सांद्रता 3 गुना, अब वो क्या कह रहा है, सांद्रता को क्या करो, दुगुना। तो x की सांद्रता को दुगना बता रहा है, तो पहले कितना मानते हैं, 1, दुगना करने पर कितना हो जाएगा 2, ये 2 रख दो इस सूत्र में, इसी सूत्र में बोलो वेग बराबर k, सॉरी x की सांद्रता 2, कितना आ गया 4k, कितना हो जाएगा वेग पहले की बजाय, पहले कितना था k, सांद्रता दुगनी करूं तो कितना गुना, 4 गुना, सांद्रता को तिगुनी करूं तो वेग कितना 9 गुना। क्लियर है। सांद्रता को आधा कर दे तो मान लीजिए सांद्रता को क्या कर दिया जाए, आधा, तो x की सांद्रता कितनी कर रहा हूं मैं, पहले की बजाय 1/2, पहले कितना मान के चला था मैं सांद्रता को 1, अब कितनी कर रहा हूं, आधा, तो ये मान रख लीजिए इसी समीकरण में। बोलिए वेग बराबर k, x की सांद्रता कितनी रख रहा हूं मैं, 1 की बजाय आधी कर दी सांद्रता, पावर वही रहेगी सेकंड, क्यों, कोटि कितनी है, सेकंड। तो वेग कितना हो जाएगा, वेग बराबर हो जाएगा k/4, मतलब वेग कितना रह जाएगा, पहले की बजाय चौथाई हो जाएगा। तो आप एक ही पैटर्न पर करना क्या है, ऐसे सवालों में आपको जितनी कोटि की अभिक्रिया दी जाए उतनी तो क्या लगानी है, सांद्रता की घात लगानी है। पहले को कितना मानना है सांद्रता, तो 1, फिर आधा करे, दुगुना करे, 3 गुना करे, उतना आप इसमें वैल्यू रखते जाए, अपने आप इसके आंसर आ जाएंगे। इसी तरह का कोई और सवाल भी अपन देखें। देखिए इसका एक सवाल हमारे पास और है। देखिए सवाल आपकी बुक में नहीं है, इसी पैटर्न का एक सवाल और ले आए अपन थोड़ा सा। वो कहते साहब x से किसमें चेंज होना, y में, x का y में परिवर्तन एक ऐसी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, x का y में परिवर्तन कैसी कोटि की अभिक्रिया बता रहा है, प्रथम कोटि। फिर वो कह क्या रहा है, सांद्रता को दोगुना करने पर
सांद्रता को पहले से कितना गुना कर दिया जाए, 2 गुना, तो वेग क्या प्रभाव पड़ेगा। वही सेम पैटर्न का सवाल है। ऐसे सवालों में क्या करना है आपको, देखिए मैंने आपको कहा है आप प्रथम कोटि के हिसाब से इसका वेग नियम लिखो, तो वेग बराबर हो जाएगा, वेग बराबर k, सांद्रता किसकी, x की, ये लो साहब x की सांद्रता, घात कितनी लगाऊंगा, तो प्रथम कोटि है तो 1, तो ये घात लगा दी मैंने 1, ये इसका नियम आ गया वेग नियम। इसी से हमें आंसर निकालना है। वो कह रहा है सांद्रता को पहले से कितना गुना बढ़ा रहा हूं, 2 गुना। एक बार पहले की सांद्रता पूछे कितनी, तो पहले की सांद्रता कितनी मानकर चलेंगे, इकाई, तो x की सांद्रता पहले कितनी मानकर चला हूं मैं, 1। पहले की सांद्रता मैंने 1 मान ली, ये मान रखो इसके अंदर, तो वेग बराबर k, x का आंसर कितना है 1, पावर कितनी है 1, तो वेग बराबर k, 1 की पावर 1, ये आ गया साहब समीकरण नंबर 1। जब पहले सांद्रता कितनी थी 1, तो वेग भी कितना था k। अब बाद में क्या किया आपने, बाद में सांद्रता, मैं सांद्रता को क्या करूंगा, पहले से 2 गुना, पहले कितना माना सांद्रता 1, अब x की सांद्रता को मैं कितनी मानूं, x को ना बिता, x की सांद्रता कितनी कर दूं 2, 2 गुना बढ़ा है, तो 1 का 2 गुना 2, यह मान रख दो इस समीकरण में। बोलिए वेग बराबर k, x की सांद्रता की जगह उत्तर कितना लिखूं 2, पावर कितनी रहेगी वो की 1, तो वेग बराबर k गुना 2। लो जी समीकरण नंबर 2, तुलना कीजिए आप समीकरण 1 और समीकरण 2 की, तो आप देख लीजिए पहले वेग कितना था k, अब कितना है k गुना 2, तो वेग कितना बढ़ गया 2 गुना। तो आंसर क्या आ गया कि x का y में रूपांतरण की कैसी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, और यदि आप सांद्रता को पहले से 2 गुना करते हैं तो वेग भी पहले से कितना गुना हो जाएगा 2 गुना। क्लियर है। अब हम आपकी बुक में जो दिया हुआ एक सवाल है उस सवाल को सॉल्व करेंगे। हमने इसी पैटर्न पर 2 सवाल सॉल्व करने हैं, एक जैसे पैटर्न पर, इसी पैटर्न का अपन एक और सवाल सॉल्व करेंगे जो आपकी बुक में दे रखा है। सवाल क्या है, एक अभिक्रिया A के प्रति प्रथम तथा B के प्रति द्वितीय कोटि की है। सवाल क्या है, एक अभिक्रिया A के प्रति प्रथम कोटि तथा B के प्रति द्वितीय कोटि, एक अभिक्रिया A के प्रति प्रथम B के प्रति द्वितीय कोटि की है। पूछा क्या, पूछा है उसने इस अभिक्रिया का एक तो क्या लिखो, अवकल वेग नियम लिखो साहब, अवकल वेग समीकरण लिखो। दूसरा इसने पूछा है कि B की सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। B की सांद्रता 3 गुनी करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा वेग पर, और सी ऑप्शन उसने पूछा है A व B दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने पर, A तथा B की सांद्रता 2 गुनी करने पर। ये 3 सवाल पूछे उसने। उसने कह दिया एक अभिक्रिया है A के प्रति तो प्रथम कोटि की है, B के हिसाब से देखें तो द्वितीय कोटि की है। क्लियर है। अब इसका हम क्या लिखेंगे बताओ, वेग, अवकल वेग नियम। देखिए अवकल वेग नियम में क्या करना है आपको, वेग लिखना है, तो वेग बराबर k, A के प्रति प्रथम कोटि, तो A की सांद्रता पर तो पावर कितनी लगा दो 1, B
B के प्रति द्वितीय कोटि, तो B की सांद्रता पर पावर कितना लगा दो, ये आपका हो गया अवकल वेग समीकरण। इस तरह कोटि यदि आपको दी हुई हो तो आप क्या लिख सकते हैं, अवकल वेग नियम। उसके बाद ये तो स्मॉल a था आंसर, स्मॉल b क्वेश्चन क्या है हमारे पास, b की सांद्रता 3 गुनी करने पर, a की सांद्रता 3 नहीं की है, तो देखिए a की सांद्रता कितनी मानेंगे साहब, a की सांद्रता मानेंगे हम, मतलब क्या हुआ, a की सांद्रता मानेंगे इकाई शुरू में पहले, और b की सांद्रता भी हम कितनी मानेंगे, इकाई। ये शुरू की बातें हैं, जब हम बढ़ा दे रहे हैं a की सांद्रता भी हमने 1 माना है, b की सांद्रता को भी इकाई माना है, तो ये देखो फिर वेग क्या होगा, वेग बराबर k, a की सांद्रता भी 1 है तो घात 1, b की सांद्रता भी 1 मानी है 1, घात कितनी है 2, तो वेग बराबर कितना आ जाएगा, समीकरण नंबर 1। तो जब सांद्रता पहले भी कितना मानते हैं अपन, इकाई मानते हैं, तो पहले a की सांद्रता को भी इकाई माना है, b की सांद्रता को भी कितना माना है, इकाई माना है, तो वेग किसके बराबर आ रहा है, a के बराबर। ये पावर कहां से ला रहा हूं मैं, वेग समीकरण से। वेग समीकरण किसको देखकर आएगा, मैं कोटि को देखकर आएगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है b की सांद्रता 3 गुनी करने पर, a की सांद्रता तो उतनी है, b की बढ़ा दी हमने, तो बाद में देखो a की सांद्रता को तो कितना ही मानना है, इकाई, उसमें कोई चेंज नहीं किया उसने, उसने सांद्रता किसकी बढ़ाई है, b की, और b की सांद्रता कितनी कर दूं मैं, 3 गुनी, पहले कितनी थी b की सांद्रता 1, अब कितनी कर दी 3 गुनी। ये मान इसी समीकरण में रखने, आप रखिए, वेग बराबर k, a की सांद्रता तो कितनी है 1 ही है, उस पर तो पावर कितनी है 1, और b की सांद्रता कितनी कर दी मैंने 3 गुनी, 3, पावर कितनी इस पर 2, तो ये 2, तो वेग बराबर k, 1 का पावर तो 1, 3 की पावर 3 तिया 2, समीकरण नंबर 2। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि मैं a की सांद्रता को उतना ही रखूं और b की सांद्रता 3 गुनी कर दूं, तो इस अभिक्रिया का, जिसने हमें कोटि बताई है, उसका वेग पहले की बजाय कितना गुना बढ़ जाएगा, यहाँ k है, यहाँ कितना है 90, कितना गुना बढ़ गया 9 गुना। हमने सांद्रता किसकी चेंज किया, ओनली b की, क्लियर है। सी हमारा जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि इस अभिक्रिया में, कौन सी अभिक्रिया में, जिसका वेग नियम ये वाला है, a तथा b की सांद्रता कितनी गुनी कर दूं, 2 गुनी, दोनों की सांद्रता चेंज कर रहा है, तो लीजिए a की सांद्रता भी कितनी कह रहा है, वो कितनी कर दूं 2 गुनी, a की सांद्रता पहले कितनी थी 1, 2 गुनी मतलब कितनी कर दी अब 2, b की सांद्रता भी पहले कितनी थी 1, वो क्या कह रहा है दोनों की सांद्रता 2 गुनी, तो b की सांद्रता भी कितनी कर दी मैंने 2। अब वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये वैल्यू रख दो इसी समीकरण में, बोलिए वेग बराबर k, वेग बराबर क्या हो गया k, a की सांद्रता की जगह वैल्यू कितनी रखूंगा 2, पावर कितनी 1, b की सांद्रता की जगह वैल्यू कितनी रखूंगा 2, पावर कितनी 2, तो वेग बराबर k, ये तो 2, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो वेग बराबर k गुना 8, तो वेग कितना गुना बढ़ गया 8 गुना, पहले कितना था k, अब कितना है 8। तो हमारा आंसर क्या आ गया कि मैं a तथा b की सांद्रता दोनों की 2 गुनी करूंगा तो वेग कितना गुना बढ़ जाएगा 8 गुना, और यदि मैं a को नहीं चेंज करूं, ओनली b की सांद्रता को 3 गुनी करूं, तो वेग कितना बढ़ जाएगा 9 गुना। क्लियर है, ठीक है। ये हमने एक ही पैटर्न के सवाल अभी तक सॉल्व किए। अब हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो अभिक्रिया वेग का है। अभिक्रिया वेग का टॉपिक हमने थ्योरी वाले पोर्शन में स्टार्टिंग में देखा था कि अभिक्रिया वेग क्या होता है,
अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिक्रिया वेग। तो अभिक्रिया वेग के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा सूत्र क्या रहेगा? डेल सी अपॉन डेल टी, सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। ठीक है, तो उसी की सीरीज में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। सवाल हमारे पास है कि एक अभिक्रिया थी, एक हमारे पास अभिक्रिया है, R से क्या बनना? P। R का मतलब रिएक्टेंट, P का मतलब प्रोडक्ट। एक अभिक्रिया है, R से क्या बन रहा है? P में अभिकारक की सांद्रता 0.03 मोलरता से 25 मिनट में 0.02 एम हो जाती है। वो कह रहा है इसकी सांद्रता, R की सांद्रता मतलब अभिकारक की सांद्रता 0.03 एम से कितनी हो जाती है? 0.02 एम। एम का मतलब मोलरता, मोल प्रति लीटर। और कितनी मिनट में? 25 मिनट में। साहब ये एक अभिक्रिया है, इसमें अभिकारक कौन है? R। इसकी सांद्रता 25 मिनट में 0.03 मोलरता से और 0.02 मोलरता हो गई। तो इस अभिक्रिया के लिए आपसे अभिक्रिया वेग पूछा जाए। अभिक्रिया वेग का मतलब औसत वेग ही होता है। तो अब देखिए आप लोग, इसमें हमें करना क्या है? सूत्र कौन सा लगेगा? डेल सी अपॉन डेल टी, डेल सी अपॉन डेल टी। तो अभिक्रिया वेग बोलो चाहे औसत वेग, औसत वेग क्या हो जाएगा? डेल सी अपॉन डेल टी। पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, सांद्रता किसकी बदल रही है? अभिकारक की। ये सांद्रता किसकी? अभिकारक की। ये भी किसकी? अभिकारक की। कितने समय बाद? 25 मिनट बाद। सांद्रता में परिवर्तन किस में दिखाया जा रहा है? अभिकारक में। जब अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन होता है तो औसत वेग में फॉर्मूला किसका लगता है? माइनस। और जब उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन होता है तो वेग निकालते हैं तो साइन किसका था? प्लस का। तो लीजिए साहब, माइनस सांद्रता में परिवर्तन, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता। अंतिम सांद्रता कितनी है? 0.02 एम माइनस 0.03 एम बटा 25 मिनट्स। ठीक है, तो माइनस इन दोनों का आंसर कितना है? 0.01 एम बटा 25 मिनट। और ये आंसर भी किसमें आ रहा है? माइनस में। ये राशि ज्यादा है इसलिए माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, आप अभिक्रिया वेग, औसत वेग चाहे अभिकारकों के संदर्भ में निकालें चाहे उत्पादों के संदर्भ में निकालें, औसत वेग का आंसर हमेशा किसमें आएगा? पॉजिटिव में। तो ये आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया साहब, तो 0.01 एम बटा 25 मिनट। कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर जब आप निकालेंगे तो इसका पॉइंट बढ़ाएंगे तो नीचे कितने हो जाएंगे? 25। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4 गुना 10 की घात 4। 4 गुना 10 की घात 4। क्लियर है क्या? कैसे? हम इसको आपको बता भी सकते हैं। देखिए 0.01 में कितने का भाग लगाना है? 25 का। जाएगा नहीं, इसका पॉइंट हटाओ आप, नीचे कितने लग गए? 100। अब ये एक ही है, 0.1 का मतलब एक ही है, ये एक बच गया। एक में 25 का भाग लीजिए, तो आप क्या करेंगे? ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दीजिए, ऊपर भी 100 से गुणा कर दीजिए और नीचे भी 100 से गुणा कर दीजिए। अब भाग चला जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 गुना ये 10 की घात 2 और ये भी 10 की घात 2, टोटल कितने हो गए? 10 की घात 4। ऊपर चलेंगे तो 10 की घात -4। इस तरह आंसर आ गया आपके पास -4।
सेकंड में भी चाहिए, सेकंड में भी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। मिनट का आंसर कितना है? मिनट का आंसर है 4 गुणा 10 की घात 4 माइनस 4 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। प्रति मिनट का मतलब क्या हुआ साहब? ये मिनट कहाँ है? नीचे, तो इसको वापस से नीचे ले आओ, ये लीजिए। अब वो कह रहा है हमें आंसर सेकंड में चाहिए, तो आप इस मिनट को किस में चेंज कर दीजिए? सेकंड में। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, तो मिनट की जगह मैं क्या लिख दूं बताओ? 60 सेकंड। एक मिनट को मैंने किस में चेंज कर दिया? 60 सेकंड में। यहां से मिनट को हटा लीजिए, सेकंड कहां चला जाएगा? ऊपर रख दीजिए, ये लो सेकंड बस चला गया ऊपर, नीचे क्या बचेगा? 60। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अब हमें 60 का भाग किसमें लगाना है? 4 में। तो जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा किसमें? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। हमें 60 का भाग इसमें लगाना है बस। तो ये जो मिनट और सेकंड में जब चेंज करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना, आप इसका इनवर्स कंप्लीट कर दीजिए, जहां मात्रक पड़ा है वहीं उसको चेंज करके आप पक्षांतर कीजिए। इसी तरह का एक और सवाल अभी अपन डिस्कस करेंगे। सवाल हमारे पास है कि 2A अभिक्रिया में, एक अभिक्रिया अगर दे रहा है सवाल में, 2A से क्या बना? P। एक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक के दो मोल है, एक है 2A से क्या बना है? P। इस अभिक्रिया में A की सांद्रता, A की सांद्रता जो है, A की जो सांद्रता है वो 10 मिनट में कितने से कितने हो गई? 0.5 मोल प्रति लीटर से 0.4 मोल प्रति लीटर। ये हमारे पास सवाल है कि एक अभिक्रिया थी जिसमें 2A से क्या बन रहा है? P। उसमें अभिकारक किसकी सांद्रता? A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से 0.4 मोल प्रति लीटर हो जाती है। और आपसे पूछा क्या है? इस अभिक्रिया के लिए किसकी गणना कीजिए? औसत वेग की गणना कीजिए। अभिक्रिया ये थी, A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 से 0.4 हो गई, तो हमारे पास फॉर्मूला तो वही लगेगा औसत वेग का। क्या फॉर्मूला था हमारे पास? सांद्रता में परिवर्तन, परिवर्तन में लगा समय। चूंकि देखिए सांद्रता किसकी दे रखी है हमें? A की। A कौन है? अभिकारक। तो औसत वेग किसके संदर्भ में निकाला जा रहा है? अभिकारक के संदर्भ में। तो साइन किसका आएगा इसके आगे? माइनस। लीजिए साहब, माइनस सांद्रता में परिवर्तन, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता। अंतिम सांद्रता कितनी है? 0.4 मोल प्रति लीटर को मैं m लिख सकता हूं कैपिटल, माइनस 0.5 m बटा समय अंतराल। कितने समय में हुआ ये काम? 10 मिनट में। समय अंतराल कितना है? 10 मिनट। लीजिए साहब, माइनस यहां से कितना आ जाएगा? माइनस 0.8 m बटा 10 मिनट। माइनस माइनस कितना हो गया साहब? प्लस हो गया। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आंसर बच गया 0.1 बटा 10। m की जगह क्या लिखूं? मोल प्रति लीटर, मिनट को ऊपर, मिनट इनवर्स, और 10 का क्या लगाना है इसमें? भाग लगाना है साहब। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास सवाल था, तो हमने इसकी गणना कर दी। क्यों? ये आंसर तो आप निकाल लेंगे, भाग देने वाला जो भी आएगा आंसर वो आ जाएगा x किसमें? इसमें। तो इस तरह मैंने आपको औसत वेग के फॉर्मूले किस तरह यूज करने वो इन दो न्यूमेरिकल में बताया। यहां से हम इसी पैटर्न से कुछ और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसके आगे कोई एग्जांपल इस
जिसमें हमें ये फॉर्मूला काम में लेना है, तो हम इसको सॉल्व भी करेंगे। अब हम नेक्स्ट सूत्र पर विचार करते हैं। इसमें शून्य कोटि हमारे पास है, प्रथम कोटि हमारे पास है। देखिए एक प्रश्न दे रखा है, SOCl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है साहब। तो यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। सवाल हमारे पास क्या है? सवाल है साहब, एक यौगिक है SO2Cl2, ठीक है। SO2Cl2 को प्रारंभ की कितनी मात्रा वियोजित होने में, आधी मात्रा के वियोजन में कितनी मिनट लगती है साहब? उसको 60 मिनट लगती है। SO2Cl2 को प्रारंभिक मात्रा से आधा रह जाने में, उसकी आधी मात्रा उत्पाद में बदलने में उसको कितना समय लगता है? 60 मिनट लगते हैं। वो कह रहा है कि ये अभिक्रिया जो है, जो मैंने बताई है, ये यदि कैसी कोटि की है? प्रथम कोटि की है। अभिक्रिया कितने कोटि की है? प्रथम कोटि की है। तो अभिक्रिया का क्या ज्ञात कीजिए? वेग नियतांक क्या होगा? उस अभिक्रिया का वेग नियतांक क्या होगा? ऐसे सवालों में आपको करना है, देखिए वापस से सुन लीजिए आप प्रश्न। SO2Cl2 को अपनी शुरू वाली मात्रा से आधी मात्रा वियोजित होने में, मतलब जब वो आधा किसमें चेंज हो जाएगा? उत्पाद में, तो उसको कितना समय लगता है? 60 मिनट। वो कह रहा है विक्रिया कैसी कोटि की है? प्रथम कोटि की है। तो वेग नियतांक क्या होगा? अगर प्रथम कोटि है तो वेग नियतांक को मैं क्या कह सकता हूं? K1, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब सूत्र तो किसका लगेगा? K1 का। प्रथम कोटि में से लगेगा कोई ना कोई सूत्र। तो प्रथम कोटि में दो सूत्र है, एक तो समाकलित वेग समीकरण का, एक अर्धायु का। लेकिन ये 60 मिनट क्या है हमारे पास? पता है, आप सवाल से समझ गए होंगे कि ये 60 मिनट जो है वो हमारे के लिए क्या है? ये हमारे लिए है टी ऑफ। प्रश्न में तो इस तरह का कोई बात दे नहीं रखा है कि 60 मिनट क्या है? अर्धायु। फिर हमने कैसे लिख लिया? क्योंकि वो उसके कहने का मतलब समझिए, वो कह रहा है SO2Cl2 को आधा रह जाने में 60 मिनट लगता है। हमने अर्धायु की परिभाषा पढ़ी थी कि जब कोई अभिकारक प्रारंभ का आधा रह जाता है तो वह उसकी क्या कहलाती है? अर्धायु। तो हमने इसकी लैंग्वेज से रिजल्ट निकाला है कि जो हमें वैल्यू दे रखी है 60 मिनट, वो एक्चुअली है क्या इसकी? वो इसकी क्या है? अर्धायु है। अर्धायु हमें दे रखी है, ये मान तो हमें दे रखा है। पूछा क्या है हमसे? K1। तो ऐसा कोई फॉर्मूला जो अर्धायु को K1 से संबंधित रखता हो, वो क्या है हमारे पास? T हाफ बराबर 0,693 बटा K1। ये सूत्र है हमारे पास। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? K1 की। तो हो जाएगा K1 बराबर 0,693 बटा T ऑफ। तो वैल्यू रख दीजिए T ऑफ की। T ऑफ कितना दे रखा है? 60 मिनट। तो आंसर जो भी आएगा, ऊपर तो कोई मात्रक है नहीं, ये मात्रक ऊपर चला जाएगा, आंसर किसमें आएगा? मिनट इनवर्स में। किसका? K1 का। तो 60 का इसमें क्या लग जाएगा? भाग। आंसर जो भी आएगा गुना भाग करके x मान लिया उसको। तो ये हमारा प्रथम कोटि पर एक एग्जांपल था। उसके बाद एक प्रश्न जो हमारे पास है उसमें आपको प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के क्या दे रखे हैं? वेग नियतांक सवाल में दिए गए हैं। और आपसे क्या पूछा
है साहब? K1 की। पूछा क्या है आपसे? T ऑफ स्मॉल बी ऑप्शन हमारे पास है 2 मिनट इनवर्स। क्या पूछा? किसका मान है ये? K1 का। उसी तरह हमसे क्या पूछा है? T ऑफ। और थर्ड है हमारे पास फॉर ईयर इनवर्स। ये किसकी वैल्यू है? K1 की। पूछा क्या है हमसे? T ऑफ। तीनों ही सवालों में प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के क्या दिए गए हैं आपको? वेग नियतांक दिए गए। ये वैल्यू आपके पास दे रखी है साहब, K1 की वैल्यू है। पूछा क्या है? T ऑफ। कोटि कैसी है? प्रथम। तो T ऑफ का फॉर्मूला क्या होता है? T ऑफ बराबर 693.693 बटा K1। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ 3 बार आपको किसकी वैल्यू रखनी है? K1